मेरा नाम रितिका है। मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा सिर्फ मेरे बड़े भैया और मेरी माँ थी। हमारा ख़ानदान तो वैसे बहुत बड़ा था, लेकिन पिताजी के मरने के बाद हमारे ख़ानदान वाले हमें ज़्यादा मुँह नहीं लगाते थे। मेरे पिताजी की सैलरी बहुत अच्छी थी। जब से पिताजी की मौत हुई थी, तभी से घर के हालात बिगड़ने लगे थे। घर में होती हुई परेशानियों की वजह से भैया को दूसरे शहर जाकर काम करना पड़ा। भैया वहाँ पर अच्छी नौकरी करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन अब जबकि उनको नौकरी पर लगे हुए 6 महीने हुए थे, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर का खर्चा आराम से हो जाता था। महीने में कुछ बच नहीं पाता था, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पैसों की बहुत दिक्कत हो जाती थी। मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन उससे 4 साल पहले मैं 6 क्लास तक पढ़ चुकी थी। पिता की मौत के बाद जब घर के हालात खराब होने लगे तो माँ ने मुझे घर बैठा लिया और कहा कि अब घर में परेशानियां होने लगी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पढ़ाई खत्म करवा रही हूँ। लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि मैं भी पढ़ूं। मेरी माँ बहुत अच्छी लेडीज टेलर थी, उन्हीं से मैंने भी ये हुनर ले लिया था। कम उम्र में मैं भी बहुत अच्छे कपड़े सिया करती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं घर बैठकर सिलाई किया करूं, जिससे कुछ पैसे भी आ जाया करें। जो पैसे मेरे पास आते थे वो मैं अपनी माँ को दे दिया करती थी। मेरे भी अपने शौक थे। मैं भी चाहती थी कि मेरे पास मोबाइल हो, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े हों, मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करूं। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो एक एक रुपए के लिए तरसती थी। माँ मुझसे मेहनत करवाती, लेकिन मेरे सारे पैसे अपने पास रख लिया करती थी। मेरी माँ बहुत साधारण सी औरत थी। वो ऐसी माँओं की जैसी नहीं थी जो अपनी बेटियों को फ्रीडम दे सके। माँ मेरे ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगाती थी। उन्हें खानदान की इज्जत की बहुत फिक्र रहती थी, इसलिए वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। अब मैं घर में सिलाई कर करके बोर हो गई थी, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी। मैंने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब तुम जवान हो रही हो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र नहीं है। मैं सच में जवान हो गई थी, क्योंकि मेरी उम्र तो 16 साल थी, लेकिन मेरी हाइट हेल्थ इतनी अच्छी थी कि लोग मुझे 20 साल का समझते थे। और तो और बचपन में ही मेरा रिश्ता भी तय हो चुका था, मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ। मेरे पिताजी और उनके दोस्त की आपस में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी, इसलिए माँ से मेरे ससुराल वाले भी यही कहते थे कि अपनी बेटी को घर बैठा लो। इसलिए मैंने सिर्फ 6 क्लास तक ही पढ़ा था। मैं सोचती थी कि काश मेरे पास अपने पैसे होते तो मैं एडमिशन ले लेती, क्योंकि माँ की पढ़ाई से मना करने की वजह तो ये थी कि वो फीस के पैसे नहीं देना चाहती थी। माँ मुझसे सारे पैसे ले लिया करती थी, लेकिन अब मैंने माँ से कहा था कि मुझे इन पैसों से अपना एडमिशन कराना है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं जाहिल नहीं रहना चाहती। माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे पैसे देती रहो तो तुम एडमिशन करा सकती हो, लेकिन तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? दिन में 2 सूट तो तुम सिलती हो, तब जाकर तो इतने पैसे जुड़ पाते हैं। अब जब सारे पैसे तुम अपनी फीस में और एडमिशन में दे दोगी तो फिर मुझे क्या दिया करोगी? मैंने माँ से कहा, माँ मैं अपनी फीस भी दे दूंगी और आपको पैसे भी दे दिया करूंगी। इसके लिए मुझे अलग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। बस मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सारी जिंदगी ये सिलाई मशीन नहीं चलाना चाहती। मेरी माँ ये सुनकर राजी हो गई थी। वैसे भी वो तो यही चाहती थी कि अगर मैं पढ़ूं तो अपने ही पैसे से पढ़ूं और उनको पैसे भी दिया करूं, ताकि उनके घर खर्चे में कोई भी रुकावट न आ सके। माँ कहती थी कि जब एक बार इंसान को पढ़ाई से हटा लिया जाता है तो फिर दोबारा उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती, और वो मुझे यही समझाती थी कि तुम पढ़ाई मत करो, सिर्फ जो करती हो वही करती रहो। अब जबकि मुझे पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक जाग रहा था, तो इसीलिए मैंने ठान लिया था कि मैं तो पढ़कर ही रहूंगी। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनकी 2 जवान बेटियां थीं। बड़ी बेटी तो स्कूल में टीचर थी और छोटी बेटी स्कूल में पढ़ने जाती थी। मैं पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई और मैंने जाकर उनकी बड़ी बेटी से बात की। मैं उनको दीदी कहा करती थी। मैंने उनसे कहा कि आप सरकारी स्कूल में टीचर हो ना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा भी वहाँ पर एडमिशन कर दो, क्योंकि सरकारी स्कूल का खर्च वैसे भी कम होता है। वहाँ पर यूनिफॉर्म और कोर्स सारी चीजें ज्यादातर फ्री में ही मिलती हैं। उनका नाम आंचल था। मैं उनको दीदी कहा करती थी। वो बेचारी मेरे एडमिशन कराने के लिए राजी हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, 4 दिन के बाद तुम स्कूल में आ जाना। अब जबकि मैं अकेले ही स्कूल जाती हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ स्कूल चलना। इसी तरह हम दोनों का साथ भी हो जाएगा और हम दोनों आपस में बातें करते हुए स्कूल चले जाया करेंगे। आंचल दीदी ने मुझे बताया कि अभी कुछ महीनों पहले ही स्कूल में उनकी नौकरी लगी है।
वो भी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। माता पिता के ज्यादा बीमार हो जाने की वजह से और छोटी बहन को पढ़ाने की वजह से आंचल दीदी ही घर से नौकरी करने के लिए निकल गई थी। सारे घर का खर्चा आंचल दीदी ही उठाती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए चौथे दिन तुम मेरे साथ स्कूल चलना, मैं वहाँ पर तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। मैंने कहा कि मेरी माँ नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी माँ मान जाएगी, वैसे भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। देखो, मैं पढ़ी लिखी थी तभी तो मैंने नौकरी कर ली और मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ। मेरे माता पिता भी मुझे नौकरी करने देना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी की वजह से मैं नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ का कहना था कि तुम घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करो, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के बावजूद भी इतने पैसे नहीं निकल पाते जितने स्कूल की सैलरी से निकल आते हैं। और फिर मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी भी आसानी से मिल गई। अब मुझे यहाँ पर सैलरी भी बस ठीक ही मिलती है, लेकिन मैंने सोचा है कि जब मैं शायद पुरानी हो जाऊंगी तब मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मैंने कहा, क्या आपको सैलरी कम मिलती है? तो आंचल दीदी कहने लगी कि हाँ, इतनी नहीं मिलती जितनी और लोगों को मिलती है, शायद मैं नई हूँ इसीलिए, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। मैंने माँ को पूरी बात बता दी थी कि मैं अब स्कूल जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने माँ से जिद करके जबरदस्ती थोड़े से पैसे लिए जिससे मेरा एडमिशन हो सके और जाकर आंचल दीदी को दे दिए। आंचल दीदी ने मेरा एडमिशन करा दिया और चौथे ही दिन जब मैं स्कूल जाने लगी, स्कूल में जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं। सबकी अपनी एक यूनिफॉर्म थी और सबने एक जैसा ही यूनिफॉर्म पहन रखा था। यहाँ तक कि टीचर्स के लिए भी एक अलग यूनिफॉर्म बनाया गया था। आंचल दीदी भी वही यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती थी। आंचल दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हें भी यूनिफॉर्म पहनकर आनी है। मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में तो स्कूल से ही यूनिफॉर्म दी जाती है। उन्होंने कहा, हर स्कूल में ऐसा नहीं होता, तुम्हें कपड़ा खरीदकर खुद यूनिफॉर्म बनवाना होगा और तुम तो खुद कपड़े सिलती हो, तुम्हें तो मार्केट से सिर्फ कपड़ा ही लेना है और तुम उसको अपने हाथ से सिल लेना, उसके बाद ही स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आ जाना, क्योंकि कोई भी बच्चा बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में अलाउ नहीं है। मैंने आंचल दीदी से कहा कि बात सिलने की नहीं है, बात कपड़े की है। आंचल दीदी कहने लगी कि देखो, अब इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कर लूंगी। माँ ने ठीक ही कहा था कि मेरी पढ़ाई के दिन निकल गए थे, क्योंकि स्कूल जाते ही मुझे खर्चों की फिक्र हो गई थी। आंचल दीदी ने बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन कराया था, क्योंकि मैं तो अब हाई स्कूल की स्टूडेंट लगती थी और मेरा एडमिशन 7th क्लास में होना था। आंचल दीदी ने बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन करवाया। टीचर से कहा कि इस लड़की के पिता नहीं है, इसी वजह से इसके घर के हालात खराब होने के कारण इसकी माँ ने इसको पढ़ाई करने से रोक लिया था और ये लड़की दोबारा पढ़ना चाहती है। आंचल दीदी ने मेरी वहाँ पर बड़ी टीचर से सिफारिश की, तब जाकर मेरा एडमिशन फाइनल हुआ था। टीचर्स का कहना था कि हमें इस लड़की का एडमिशन करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये लड़की स्टूडेंट कम टीचर ज्यादा लगती है। आंचल दीदी ने उनसे कहा था कि नहीं, इस लड़की की एज तो कम ही है, लेकिन ये लड़की हाइट हेल्थ में बहुत अच्छी है, इसलिए ज्यादा बड़ी लगती है। टीचर्स ने कहा था कि हम प्रिंसिपल से पूछ लेते हैं। प्रिंसिपल ने मुझे दूर से ही देख लिया था। प्रिंसिपल की उम्र लगभग 37 साल होगी। प्रिंसिपल ने टीचर के कान में ना जाने क्या बात कही कि उसके बाद वो टीचर बाहर आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका एडमिशन हो गया। मैं बहुत खुश हुई थी। अगले दिन मैंने मार्केट से जाकर कपड़ा लिया और फिर यूनिफॉर्म भी सिल लिया। अब मैं सुबह सुबह स्कूल जाती थी और आंचल दीदी के साथ ही स्कूल जाया करती थी, जो वहाँ पर टीचर थी, और हम टीचर स्टूडेंट एक साथ ही स्कूल से वापस भी आते थे। मेरी माँ को इस बात से तसल्ली हुई थी कि आंचल दीदी मेरे साथ जाती थी, मैं रास्ते में अकेली नहीं जाती थी, इसलिए माँ का शिकायत करना थोड़ा कम हो गया था। उन्होंने आंचल दीदी से कहा हुआ था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये बच्ची थी, जब हमने इसको पढ़ाई से हटा लिया था, अब इसको पढ़ाई का बहुत शौक है। इसकी जिद देखकर मैं इसको मना नहीं कर पाई। अब अगर तुम दोनों एक साथ स्कूल जाओगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, लेकिन मेरे लिए पढ़ाई और घर के कामों को यहाँ तक के कपड़े सिलने का काम एक साथ लेकर चलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। घर के काम और सिलाई की वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं अपना पढ़ा हुआ घर पर याद नहीं कर पाती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे टेस्ट शुरू हो गए। अगले दिन मेरा टेस्ट था और मैंने टेस्ट के लिए अच्छे से याद कर लिया था। स्कूल पहुंचते ही मैं अपने टेस्ट का पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गई थी। टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि इतनी बड़ी हो गई हो, तुम बच्ची तो नहीं हो कि अब भी याद किया हुआ भूल गई हो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह डांटूं। तुम्हें याद रहना चाहिए था कि कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हें पता है
कि टेस्ट के नंबर रिजल्ट में जुड़ते हैं। मैंने कहा कि टीचर, आई एम सॉरी, मैं बिजी थी, इसलिए ठीक से याद नहीं कर पाई। टीचर ने कहा कि काम तुम्हारे लिए इतने ही जरूरी है तो पढ़ने क्यों आती हो। मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। छोटी छोटी लड़कियों के बीच में मैं अकेली खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट का याद नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि अब तुम्हारा दिमाग पढ़ाई वाला नहीं है, इसलिए घर पर रहो और घर के काम संभालो। तुम्हारी उम्र अब शादी की है, तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है। मैंने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे एक कामयाब बनना है। माँ ने तो मेरे साथ जैसे ठान ली थी। उनका यही कहना था कि 2-3 महीने में तुम्हारा पढ़ाई का भूत खुद ही उतर जाएगा। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो स्कूल जाओगी 2 चोटियां बनाकर और बैग टांग कर। मैंने माँ से जिद लगाई हुई थी, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया कि टेस्ट का याद ना करने की वजह से मैं स्कूल में टीचर से रोज डांट खाती हूँ। माँ जब भी मुझसे पूछती थी मैं यही बताती थी कि स्कूल में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आंचल दीदी के घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। उनकी माँ भी उनसे यही कहती थी कि जो काम करना है घर बैठकर ही करो। वो मुझे बताती थी कि देखो, मैं घर में बैठकर ये घर के औने पौने काम नहीं कर सकती। घर में बैठकर काम करने से मुझे इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे जितने मुझे स्कूल जाने से मिलते हैं। स्कूल में टीचर बनो तो 10,000 रुपए मिलते हैं, साथ में टीचर बनने का नाम भी मिल जाता है। और मेरी माँ चाहती है कि मैं घर में बैठकर उल्टे सीधे काम करूं जिनसे मुझे इतने पैसे नहीं मिल सकते। मजबूरियां हैं और आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। आंचल दीदी भी हमेशा अपनी मजबूरी की कहानी रोती रहती थी। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। हम स्कूल भी पैदल ही जाया करते थे और पैदल ही घर को वापस आते थे, जबकि रास्ता पैदल आने जाने वाला नहीं था। हम लोग स्कूल में कुछ खाते पीते भी नहीं थे। पूरा दिन भूखे ही रहकर पढ़ाई करना, और आंचल दीदी भी भूखे रहकर ही बच्चों को पढ़ाती थी। भूखे रहकर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और मेरे हाफ ईयरली के एग्जाम्स आ गए। काफी दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि आंचल दीदी के पास काफी सारे पैसे रहने लगे हैं। एक दिन जब उन्हें सैलरी मिली तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। दीदी ने बताया कि उनको सैलरी मिली है। उनकी सैलरी 10,000 रुपए थी, लेकिन उनके पास तो 15,000 थे। मैंने कहा कि आपकी सैलरी तो 10,000 है ना, लेकिन आपके पास तो 15,000 है। आंचल दीदी ने बताया कि पिछले महीने मुझे प्रिंसिपल ने 5,000 ही सैलरी दी थी। कह रहे थे कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए 5,000 अगले महीने में लगा लेना। तो इस हिसाब से ये 15,000 रुपए मुझे मिले हैं। मैंने कहा कि फिर आपने पिछले महीने गुजारा कैसे किया? आपको तो खर्च करने में बहुत परेशानी हुई होगी। उन्होंने कहा कि हाँ, परेशानी तो हो गई थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे गुजारा कर ही लिया था। एक दिन मैंने आंचल दीदी से कहा कि आप हमारे क्लास की क्लास टीचर क्यों नहीं बन जाती? आप अगर मेरी क्लास की टीचर बन जाओगी तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज हमारे क्लास टीचर नहीं आई है, इसीलिए सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। आंचल दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास टीचर जल्द ही आ जाएगी, और कहने लगी कि मुझे और भी ज्यादा काम होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास में नहीं आ सकती। फिर उन्होंने इस तरह से रिएक्शन दिए जैसे उन्हें कोई बुला रहा था, लेकिन सामने तो कोई भी नहीं था, सिर्फ प्रिंसिपल का कमरा था। थोड़ी देर बाद आंचल दीदी वहां से उठकर चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने उन्हें गौर से देखा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, आंचल दीदी, मैंने आपको जब थोड़ी देर पहले देखा था तो शायद इस बात का गौर नहीं किया था। आपका दुपट्टा उल्टा क्यों है और आपने पजामी उल्टी क्यों पहनी हुई है? मैं इसी बात पर हंस रही हूँ क्योंकि इस तरह की बातों पर इंसान हंसता ही है। कि आपको इस बारे में किसी ने नहीं टोका? आंचल दीदी बहुत परेशान हो गई थी। मैंने भी अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया। मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ आपको किसी ने नहीं देखा, अगर कोई देखता तो आपको जरूर बता देता। जाइए आप जाकर अपने कपड़े ठीक कर लीजिए। आंचल दीदी ऐसी हालत में आ गई थी जैसे उनके साथ कोई बहुत बुरा हो गया हो। मैंने कहा कि क्या हुआ है आंचल दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हो? ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं हुई है ना? आंचल दीदी के चेहरे के रिएक्शन बदल गए थे। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। आंचल दीदी कहने लगी कि हाँ कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। वो बाथरूम चली गई और जाकर अपने कपड़े ठीक कर लिए और फिर वापस आ गई। लेकिन उस दिन के बाद से उनका बिहेवियर कुछ चेंज सा लग रहा था। मेरी क्लास में पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। फिर दोबारा महीने के टेस्ट आने वाले थे। मैं अगर माँ से टेस्ट के बारे में बात करती थी तो माँ मुझसे कहती थी कि ये मेरी परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी परेशानी है,
और तुमने ही अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई है तो ये सब तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इस उम्र में मैं घर के काम नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई कस्टमर कपड़े सिलने देने के लिए आता था तो माँ उसको भी मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर देती थी कि हमारी बेटी का ध्यान तो सिर्फ हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता है, इसलिए वो कस्टमर के कपड़े टाइम से नहीं सिल पा रही। अगर एक दिन भी लेट हो जाता था तो औरतें भी ऐसी ऐसी बातें करके जाती थी कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो इतनी बातें सुनाकर जाती थी कि उनकी बातें खत्म ही नहीं हो पाती थी। वो कहती थी कि हम दूसरे टेलर से सिलवाते हैं तो वो बहुत जल्दी कपड़े दे देती है, आप तो बहुत नखरे करती हो, आप तो 4 दिन बताकर 8 दिन के बाद कपड़े देती हो। साथ ही साथ मेरी माँ भी मुझे बातें सुनाती है कि तेरी वजह से हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा और कस्टमर ऐसे ही गुस्सा होकर घर से जाते रहे तो कोई भी तुझसे कपड़े नहीं सिलवाएगा और फिर ऐसे नहीं चलेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। मेरे टेस्ट होने वाले थे। मैंने सोचा था कि मैं बैठकर आराम से अपने टेस्ट की तैयारी करूंगी, लेकिन अचानक से किसी का सूट आ गया और मेरी माँ ने वो सूट सिलने के लिए ले लिया, क्योंकि काम मेरी माँ ही पकड़ा करती थी। आधा दिन में घर पर नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि ये सूट सुबह तक सिलना है। मैंने माँ से कहा, माँ मेरे टेस्ट हैं, आपने काम क्यों ले लिया? माँ ने कहा कि अर्जेंट सूट सीने के वो एक्स्ट्रा पैसे दे रही थी, उस औरत को कहीं शादी में जाना है तो इसलिए वो सूट दे गई है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सूट कैसे सिलना है, लेकिन सुबह तक मुझे ये सूट सिला हुआ चाहिए। आखिर वो औरत हमें इसके ज्यादा पैसे दे रही है, मुझे तो बस घर में पैसे चाहिए। अब कुछ भी करके तुम इस सूट को जल्दी से सिल दो। मैंने माँ से कहा, माँ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अभी तो मुझे खाना भी पकाना है और मैं सूट कैसे सिल सकती हूँ, मुझे अपना टेस्ट भी याद करना है। माँ ने मेरी एक नहीं सुनी, मजबूरन मुझे वो सूट सिलना ही पड़ा। सूट सिलने के बाद जब मैं अपनी किताबें लेकर बैठी तो किताबों पर सर रखकर सो गई। सुबह फिर जब मैं सोकर उठी तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं टेस्ट का याद नहीं कर पाई। जब मैं स्कूल गई तो मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी। स्कूल में मेरी खूब बेइज्जती हुई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सबके सामने मुझे डांट खाते हुए बहुत शर्म आती थी, क्योंकि मैं क्लास में सबसे बड़ी नजर आती थी। मेरी कोई उम्र नहीं थी डांट खाने की, मेरी तो पढ़ने की भी उम्र नहीं थी, लेकिन मैं अपने शौक के लिए पढ़ रही थी तो फिर मुझे ठीक से तो पढ़ना चाहिए था ना। मुझे टीचर ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारा तो काम है डांट खाने का, जबकि तुम जितनी बड़ी हो उस हिसाब से तुम्हें क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बाकियों से तेज है और तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता। मेरी पूरे साल की परफॉर्मेंस बड़ी खराब जाने वाली थी। हाफ ईयरली के एग्जाम्स में तो मैं फेल ही हो गई थी। आंचल दीदी ने भी मुझसे कहा कि यार तुम घर वालों से लड़कर अपना काम रोक के इतनी मुश्किल से ये सब कुछ कर रही हो और फिर तुम पढ़ाई भी नहीं कर रही हो। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा। हर टाइम मेरे सर में टेंशन होती रहती है। मैं घर जाती हूँ तो मेरी माँ मुझसे पूछे बिना औरतों से कपड़े सिलने के लिए ले लेती है, बल्कि वो तो आस पड़ोस के घरों में जाकर सिलने के लिए औरतों के कपड़े लेकर आ जाती है। शायद वो यही चाहती है कि पढ़ाई का भूत मेरे दिमाग से उतर जाए और बस मैं कपड़े ही सिलती रहूं। अगर मैं नाकाम होकर लौट गई तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे सारे खानदान को भी पता चल गया है कि मैं स्कूल जाती हूँ, और अब जब मेरे ससुराल वालों को ये पता चला कि मैं दोबारा स्कूल जाने लगी हूँ, तब भी उन्होंने माँ से यही कहा कि इसकी कोई उम्र नहीं है अब स्कूल जाने की। हमने आपसे पहले भी मना किया था, आप इसको घर बैठा लो, लेकिन आपने दोबारा इसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। ये लड़की हमारी बेइज्जती करवा रही है। मेरे मंगेतर के साथ मेरी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उसने कई बार मुझे फोन करने की कोशिश की थी। वो माँ के मोबाइल पर ही मुझे फोन किया करता था, लेकिन मैंने उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी मेरी पढ़ाई के बहुत ज्यादा खिलाफ है। मैं तो हर तरफ से ही फंसी हुई थी। मैं हार नहीं मानना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे हालात ऐसे थे कि मुझे फेल ही कर दिया गया। ये तो हाफ ईयरली पेपर थे, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आगे मैं फाइनल एग्जाम्स में भी फेल नहीं होना चाहती थी। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि स्कूल में अचानक ही आंचल दीदी गायब हो जाती थी। इंटरवल का टाइम होता था तो वो कहती थी कि हम दोनों मिलकर बैठेंगे, लेकिन उनका तो पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पर चली गई। एक दिन जब मेरे पास आकर बैठी तो उठकर जाने लगी कि तभी उनका पर्स वहाँ पर गिर गया, जिसकी चेन खुली हुई थी। पर्स से पैसे भी बाहर निकल आए। वो लगभग 1000 रुपए थे। मैंने कहा कि ये क्या है आंचल दीदी, आपके पास इतने सारे पैसे हैं और आपने गलती से अपने पर्स की चेन खुली ही छोड़ दी।
देखिए, आपके पैसे गिर गए। पैसे तो मैंने उठा लिए। मैंने कहा, दीदी अगर आपके ये पैसे कोई और उठा लेता तो वो आपको वापस भी नहीं करता। आंचल दीदी कहने लगी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने पैसे लेकर अपने पर्स में रख लिए। महीने के शुरू में ही उन्हें सैलरी मिल जाती थी, लेकिन पूरे महीने ही उनके पास बहुत सारे पैसे होते थे। फाइनल एग्जाम भी आने वाले थे। क्योंकि मेरा लेट एडमिशन हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल एग्जाम बहुत जल्दी आ गए। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने कहा कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरे सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा और माँ तो मुझे इतनी बातें सुनाएगी कि मैं उनको मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगी, और मेरे ससुराल वाले भी बहुत बातें करेंगे और उसके बाद मुझे घर बैठा लिया जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैंने ये सारी बात आंचल दीदी को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत मजबूर हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम फेल नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा कि क्या मतलब है, कि आप मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं पेपर नहीं बनाती। पेपर वो बड़ी टीचर्स बनाती हैं और वो टीचर बहुत ज्यादा खतरनाक है, किसी की बात नहीं मानती। मैंने कहा कि आप फिर मेरी मदद कैसे करोगी? उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैं तुम्हें पेपर नहीं दिखवा सकती तो और कुछ तो कर ही सकती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसके जरिए तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए। बड़ी टीचर्स के भी ऊपर किसी और से बात करनी होगी। मैंने कहा कि इससे ऊपर तो सिर्फ प्रिंसिपल है। उन्होंने कहा कि फिर प्रिंसिपल से ही बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा तो फिर प्रिंसिपल से क्या कहेंगे कि बिना तैयारी के ही मुझे पास कर दिया जाए? उन्होंने कहा कि हाँ, वो प्रिंसिपल हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आंचल दीदी की बात समझ नहीं पाई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ना, तुम छोटी हो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। वो मुझे बताने में झिझक रही थी। उसके बाद तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ 8th क्लास ही पढ़ी हुई हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इसी वजह से मैं 8th क्लास के एग्जाम्स नहीं दे पाई। और तुम्हें तो पता है कि मेरे माँ बाप की भी तबीयत हमेशा खराब रहती है। उनकी दवाइयों का कितना ज्यादा खर्च है। हाँ, ये बात सच है कि मेरी छोटी बहन को मैं मेहनत के साथ पढ़ा रही हूँ। मेरे पैसों से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी। घर में परेशानियां होने की वजह से मैं नौकरी ढूंढ रही थी। फिर मेरी मुलाकात यहाँ के प्रिंसिपल से हो गई और इस तरह से मुझे यहाँ पर नौकरी मिल गई। मैं प्रिंसिपल के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखती हूँ। आंचल दीदी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो बातचीत की बात कर रही हैं, लेकिन जब मुझे असली बात पता चली तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि वो मेरी बात मानते हैं, मुझे महीने की तनख्वाह देते हैं, बल्कि मैं कभी कभी अपनी मजबूरी बताकर उनसे पैसे भी ले लेती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने आंचल दीदी से कहा कि इसका मतलब जो पैसे आपके पास होते हैं वो सारे पैसे आपको प्रिंसिपल ही देते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम भी उनकी बात मानोगी तो वो तुम्हें भी बहुत सारे पैसे देंगे और वो तुम्हारी मदद भी करेंगे। वो तुम्हें बहुत अच्छे नंबरों से पास करवा देंगे, जिससे तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी और तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें कोई ताना नहीं देंगे और तुम्हारी माँ भी हमेशा तुम्हारी इज्जत करेगी। मैंने आंचल दीदी से कहा, फिर ऐसा कैसे होगा? मुझे क्या करना होगा? आंचल दीदी ने कहा कि कुछ नहीं, बस जब प्रिंसिपल तुम्हें बुलाए तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए उनके पास जाना होगा और उनसे थोड़ी बातचीत करनी होगी। उनके साथ थोड़ा अटैच होना पड़ेगा, उनसे तुम्हें थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि दोस्ती से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि तुम खुद बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है। बच्चों के साथ बैठ कर तुमने अपनी अकल भी खत्म कर दी है क्या? आखिर मर्द और औरत की दोस्ती का क्या मतलब हो सकता है? अब मैं आंचल दीदी की थोड़ी थोड़ी बात को समझ रही थी। मैंने उनसे कहा कि ये तो गलत है ना? तो आंचल दीदी कहने लगी कि जाओ फिर फेल हो जाओ। मैंने आंचल दीदी से कहा कि नहीं नहीं, मुझे फेल नहीं होना। आंचल दीदी ने मुझे बताया कि उनके घर में भी खाने पीने को कुछ नहीं था और उनके पास तो डिग्री भी नहीं थी। जब प्रिंसिपल ने उनको देखा था तभी उन्होंने उनको नौकरी ऑफर कर दी थी और उन्होंने कह दिया था कि आपको बिना डिग्री के भी नौकरी मिल जाएगी। आंचल दीदी ने कहा कि मैंने कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी वजह से मुझे नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। फिर जब यहाँ के प्रिंसिपल से उनकी दोस्ती हुई तो उनको नौकरी भी मिल गई। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने आंचल दीदी से कहा कि प्रिंसिपल सबकी बात मान लेते हैं। आंचल दीदी कहने लगी कि हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो सबकी बात मान लेते हैं। मुझे उनकी बात अभी तक ज्यादा ठीक से समझ नहीं आई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम प्रिंसिपल के पास थोड़ा तैयार होकर जाना और साफ सुथरी होकर जाना, तभी से मेरे दिमाग में शक पड़ गया था।
मैंने कहा कि मेरे पास खुद को तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तैयार होकर नहीं आ सकती। आंचल दीदी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं घर से थोड़ा बहुत मेकअप लेकर आती हूँ, इसलिए तुम अपना थोड़ा सा मेकअप कर लेना। और तभी आंचल दीदी ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और मेरे होठों पर लगाने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह तुम बहुत प्यारी लगोगी और प्रिंसिपल से मुस्कुराकर ही बात करना। अंदर जाते ही प्रिंसिपल जैसा भी कहे उनकी बात में उनका साथ देना। मैं आंचल दीदी की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और जो वो कह रही थी मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। आंचल दीदी मुझे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई और उन्होंने मुझे गेट पर ही रुकने के लिए कहा। वो खुद पहले अंदर जाकर उन्होंने मेरे बारे में बात कर ली और थोड़ी देर के बाद उन्होंने जब मुझे अंदर बुलाया तो मुझसे प्रिंसिपल से बात कराने लगी। जब मैं अंदर गई तो मैंने प्रिंसिपल को बड़ी इज्जत से देखा था, जैसे कि कोई भी बच्चा अपने स्कूल के प्रिंसिपल को इज्जत देता है। आंचल दीदी ने मुझे प्रिंसिपल से मिलवाया और प्रिंसिपल को भी मेरे बारे में बता दिया कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ और क्या चाहती हूँ। तभी पलटकर प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, तुम फिक्र मत करो। आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक काम करते हैं, कल तुम्हारे साथ मीटिंग रख लेते हैं। कल तुम इसी टाइम पर आ जाना, लेकिन किसी को बताना नहीं। अगर सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो इसीलिए एग्जाम से पहले सारे स्टूडेंट मेरे पास आकर अपनी सिफारिश करने लगेंगे। मैं प्रिंसिपल की बात समझ गई थी। मैंने कहा कि जी सर, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, कल टाइम से आ जाना। मैं ओके सर कहकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल गई थी। मेरे आने से थोड़ी देर पहले ही आंचल दीदी ऑफिस से बाहर निकल गई थी। जब मैं बाहर गई तो आंचल दीदी मुझसे कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई। मैंने कहा कि सर ने कहा है कि वो अभी थोड़े बिजी हैं, इसलिए वो कल मुझसे मीटिंग कर लेंगे। आंचल दीदी ने कहा कि बस अब तुम्हारा काम हो गया। मैंने आंचल दीदी से कहा कि मीटिंग का क्या मतलब है। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता चल जाएगा, बस कल भी इसी तरह से तैयार होकर टाइम से सर के पास चली जाना। घर आने के बाद मैं बहुत थक गई थी। अपने सारे काम से निपटकर जब रात को मैं सोने के लिए लेटी तो बस सारी रात में यही सोचती रही, आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या होने वाला था। आखिर ये कैसे प्रिंसिपल हैं जो अपने ही स्कूल के बच्चों को बिना डिग्री के टीचर से पढ़वा रहे थे और खुद भी हर टाइम स्कूल में ही रहते थे। क्या प्रिंसिपल को अपने स्कूल की इज्जत की कोई फिक्र नहीं थी? हमसे तो वो फीस ले रहे थे, तो फिर इस फीस का क्या मतलब होगा। लेकिन टीचर को वो सैलरी दिया करते थे, फिर टीचर से उनका किस चीज से मतलब था। शाम से पहले एक औरत हमारे घर कपड़े देने के लिए आई थी। वो माँ को समझा रही थी कि कौन से सूट में किस तरह का डिजाइन डालना है। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अचानक जब उन लोगों ने आंचल दीदी के बारे में बात करना शुरू किया तो मैंने उन पर ध्यान दिया। वो औरत मेरी माँ को बता रही थी कि आपके पड़ोस में रहने वाली आंचल जो स्कूल में नौकरी करती है, जब से वो नौकरी पर लगी हुई है तब से उसकी हालत बहुत अजीब सी हो गई है। लड़की कितनी खूबसूरत और जवान थी, अब उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो शादीशुदा है। उसके अंदर सारी क्वालिटीज औरतों वाली आ गई हैं। देखने में भी उसके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे वो शादीशुदा है। और माँ से कहने लगी कि तुम तो आंचल के बारे में जानती ही होगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी के साथ स्कूल जाती है। कभी तुमने गौर किया है कि वो औरतों जैसी हरकतें करती है? कोई भी बता सकता है कि वो शादीशुदा औरतों की तरह लगना शुरू हो गई। मेरी माँ ने कहा, हे भगवान, फिर तो कोई और ही चक्कर है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। जब औरत चली गई तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, ये आंचल दीदी के बारे में क्या बात कर रही थी? माँ ने बताया कि औरतें बाजार में जा रही होंगी, दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। फिर दुकान वाला शादीशुदा औरत को पहचान लेता है और कहता है कि मैडम, ये सूट देखिए, जबकि दूसरी लड़की अगर शादीशुदा नहीं है तो वो उसे ये कहेगा कि गुड़िया, ये सूट देख लो। अब तुम बताओ, दुकान वाले को कैसे पता कि उसमें शादीशुदा औरत कौन सी है और कुंवारी लड़की कौन सी है? मैंने माँ से कहा कि मुझे नहीं पता इस बारे में। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि लोग चाल ढाल से अंदाजा लगा लेते हैं। बाजारों में बैठने वाले आदमियों की नजर बड़ी तेज होती है, उनको पता चल जाता है औरत के चलने फिरने के अंदाज से। वो इसी बात से सब कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी लड़की शादीशुदा है और कौन सी कुंवारी है। चाहे दोनों का वजन एक जैसा हो, कपड़े भी एक जैसे हों और शरीर भी एक जैसा हो। मैंने माँ से कहा कि क्या आंचल दीदी आपको शादीशुदा लगती हैं? तो माँ कहने लगी कि हाँ, आंचल शादीशुदा औरत लगना शुरू हो गई है। न जाने वो क्या करती है, हमें नहीं पता। लड़की जब घर से बाहर निकल जाए तो ना जाने क्या क्या करती है, इसलिए मैं भी तुझे घर से बाहर जाने के लिए मना करती हूँ। मैंने माँ से कहा, लेकिन मैं तो पढ़ने के लिए जाती हूँ। माँ कहने लगी कि तू ठीक कह रही है,
पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी लोग बातें कर रहे हैं। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं अपनी माँ से इस बारे में पहले ही काफी सारी बहस कर चुकी थी, इसलिए और कुछ नहीं बोलना चाहती थी। मैं अपने कमरे में चली गई। जब सुबह हुई तो जैसे ही मुझे आंचल ने कहा था थोड़ा तैयार होकर आना, इसलिए मैं घर से थोड़ा बहुत तैयार होकर चली गई थी। जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरी क्लास टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है, शायद तुमसे कोई जरूरी काम है। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई थी। आंचल ने मुझे कहा था कि अपने चेहरे पर स्माइल रखना और जैसे ही प्रिंसिपल कहे बस ऐसा ही करती रहना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर अंदर गई तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में देखते ही ऑफिस के सारे पर्दे गिरा दिए और कमरे का माहौल ऐसा बना हुआ था जैसे दिन में ही रात हो गई थी। मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मुझसे कहा कि कैसी हो? मैंने कहा कि ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छी लग रही हो। मैंने कहा कि सर, वो मुझे एग्जाम में पास होना है। तभी प्रिंसिपल कहने लगे कि हाँ हाँ तुम पास हो जाओगी, तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अभी तक पढ़ाई कर रही हो, जबकि तुम्हें तो बड़ी क्लास में होना चाहिए था। ऐसी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। प्रिंसिपल बात करते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। मैंने वापस जाने की कोशिश की तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? प्रिंसिपल कहने लगे कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि सर, मुझे बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी मर्जी से आई हो। मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ पास होने के लिए आपसे सिफारिश लगवानी थी। तो सर कहने लगे कि सिफारिश तो इसी तरह से लगाई जाती है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि अब मुझे सारे मामले की समझ आ गई थी। आखिर मेरे साथ क्या होने वाला था, मुझे इस बारे में पता चल गया था। उसके बाद मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे, इसलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। प्रिंसिपल ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा रो रही थी। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि अपनी हालत ठीक करो और ऑफिस से बाहर चली जाओ, और अगर तुमने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। मैं स्कूल से देर से घर गई थी और घर जाते ही सीधे अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। माँ ने मुझे देख लिया था। माँ ने दरवाजे पर दस्तक भी दी और कहने लगी कि क्या हो गया, ये किस तरह की हरकतें कर रही हो? माँ कहने लगी कि तू ठीक है, कोई बात तो नहीं है। माँ बहुत देर तक दरवाजा बजाती रही, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। सारा दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और रात को जब बाहर आई तो माँ ने मुझे अजीब नजरों से घूरना शुरू कर दिया। माँ मुझसे कहने लगी कि आखिर मुझसे क्या बात छुपा रही है। मैंने माँ से कहा कि नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, बस मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी माँ तो यही चाहती थी, और उस दिन के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। 3 दिन के बाद घर पर आंचल दीदी आई और उन्होंने मुझसे कहा कि पागल लड़की, तुमने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? जब तुमने सर के सामने अपनी सिफारिश लगा ही दी थी तो फिर तुमने स्कूल जाना क्यों बंद किया? मैंने आंचल दीदी से कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आखिर आप भी यही सब कुछ करती हो ना? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है। जो आप चाहते हो वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाता, उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। मैंने आंचल दीदी से कहा कि काश मुझे आपकी बातों में नहीं आना चाहिए था। अगर मुझे आपकी बातों का अंदाजा पहले ही हो जाता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आंचल दीदी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो आंचल दीदी मुझसे कहने लगी कि मैं मजबूर थी और तुम भी मजबूर हो। तुम भी तो हार नहीं मानना चाहती थी और तुम्हें भी तो लड़ना था, सबको गलत साबित करना था। तो अब क्यों तुम हार मान गई हो? मैंने कहा कि आप ठीक कह रही हो, मैं हार मान गई हूँ, क्योंकि मैं वाकई हार गई हूँ। और अब आप यहाँ से उठकर चली जाओ। आज के बाद मेरे घर पर दोबारा मत आना। मैं अब स्कूल कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने वैसा ही किया। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। अब मैं घर पर ही रहकर घर के सारे काम किया करती थी और अपनी सिलाई करती थी। एक दिन मुझे पता चला कि स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में लोग गलत गलत तरीके की बातें बना रहे हैं, लेकिन लोग सिर्फ बातें ही बना सकते थे। पुलिस के सामने प्रिंसिपल की हरकतें बताने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। मेरी माँ को ये नहीं पता था कि मैं इसी स्कूल में जाती थी
और यही वो प्रिंसिपल है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी और अपने आप को बहुत बड़ा गुनाहगार समझती थी। आखिर मैंने अपनी माँ का कहना नहीं मानकर अपनी जिंदगी को खुद ही बर्बाद किया था। मेरी माँ मुझ पर ठीक पाबंदियां लगाया करती थी। आखिर मुझे लोगों के मतलब के बारे में नहीं पता था कि कोई हमारी मासूमियत का फायदा भी उठा सकता है। कोई भी प्रिंसिपल के खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, जबकि स्कूल में बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट और टीचर्स थी जो प्रिंसिपल की हरकत की शिकार हो गई थी। प्रिंसिपल सबको ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा लिया करता था। टीचर्स को कहता कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें सैलरी ज्यादा नहीं दूंगा, और अगर मुझे तुम खुश करती रही तो मैं तुम्हारी सैलरी हर महीने बढ़ाया करूंगा। और स्टूडेंट को यही लालच दिया करता कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। यही सब कुछ प्रिंसिपल ने मेरे साथ भी किया था। कोई भी बदनामी के डर से अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। आखिर गलती तो सबकी ही थी। अगर प्रिंसिपल ने सबको लालच दिया था तो हमें भी प्रिंसिपल के लालच में नहीं आना चाहिए था। आखिर हम लोग भी तो पढ़ाई के नाम पर प्रिंसिपल को खुद के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मौका दे रहे थे। बहुत सारी टीचर्स ऐसी हैं जो मजबूरी में नौकरी करने के लिए निकलती हैं और प्रिंसिपल जैसे लोग उन लड़कियों का फायदा उठाते हैं। वो सब मासूम थी, उन्हें नहीं पता था कि उनकी मजबूरी का सिला उनको इस तरह से मिलने वाला है। एक दिन मुझे पता चला कि प्रिंसिपल के खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है और प्रिंसिपल को अरेस्ट करने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ उस एक लड़की के सिवा कोई दूसरा अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि मैं इस मासूम लड़की का साथ जरूर दूंगी, जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आगे और भी किसी के साथ ऐसा हो। मैंने ठान लिया था कि मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी। पुलिस को गवाह की जरूरत थी और उस लड़की के सिवा कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं था। अगले ही दिन मैं पुलिस के पास गई और मैंने जाकर प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ बता दिया। अब मेरी वजह से उस प्रिंसिपल को सजा मिलने वाली थी। प्रिंसिपल ने मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया था। जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी और जो पढ़ाती थी, वो सबके साथ ये सब कुछ कर चुका था। किसी इंसान को मजबूर कर देना और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाना और फिर उससे ये कहना कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो खुद मेरे पास आई थी, इससे बड़ा और कोई जुल्म नहीं हो सकता। मैंने पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता दिया जो प्रिंसिपल ने मेरे साथ किया था। जब लोगों को पता चला कि मैं गवाही दे चुकी हूँ, इसी तरह से स्कूल की और बहुत सारी टीचर्स और स्टूडेंट भी सामने आ गए जिन्होंने अपनी गवाही दी, और इसी तरह से अब प्रिंसिपल को जेल हो चुकी है। हालांकि मेरी माँ ने ये सुनने के बाद मुझे बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन मुझे अपनी माँ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ दिलाया था। जब मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने भी रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं है। शायद मेरे नसीब में मेरा साथ देने वाली मेरी सिलाई मशीन ही थी। आज मैं इतनी अच्छी लेडीज टेलर बन चुकी हूँ। मैंने अपना बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया। मेरे घर के हालात भी सुधर गए। माँ भी मुझसे खुश रहती है, लेकिन अब मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाऊं और अपने शौक को पूरे कर सकूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।